तो नमस्कार विद्यार्थी जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आज हम जितना भी क्वेश्चन बतलाएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है एक कॉपी लेकर कम से कम अपने पास बैठ जाइए और हर एक क्वेश्चन का जो है ना आप लोग आंसर लिखते चलिएगा। फिर हम आपको अंतिम में जो है ना आंसर शीट भी देंगे और बतलाइएगा कि कितना आज क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं, कितना अभी तक आप लोग तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि जुलाई महीना समाप्त होने को है ना, तो जुलाई महीना आज चल रहा है लेकिन आप लोग का तैयारी नहीं चल रहा है। तो आप लोग तैयारी किस तरह कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ आप लोग जो है ना जुड़िए जल्दी से जल्दी। और जो है जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। आज हम जितना भी क्वेश्चन बतलाएंगे सब क्वेश्चन जो है लगभग 5 साल तक जो है ना पूछा हुआ, लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ वैसा क्वेश्चन बतलाएंगे। आज आप लोग वीडियो को मिस नहीं करिएगा। अगर आज आप लोग वीडियो को मिस कर देते हैं तो समझिए आज आपका जो है ना 25 से 30 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोग खो जाइएगा। यानी 25 से 30 नंबर आज हम यहीं से दिलाएंगे, 5 नंबर आज यहाँ से दिलवाएंगे। इस वीडियो को पूरा आप लोग वॉच करिएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का जवाब आप लोग देते चलिएगा। तो आप लोग जो है क्वेश्चन का जवाब देते चलिएगा फास्ट में और कॉपी पर लिखते भी चलिएगा और अंतिम में बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं। चलिए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, देखिए पहला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। यानी किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थी जी लगातार जो है 3 साल क्वेश्चन पूछा गया, हर 2 साल पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 24 में क्वेश्चन पूछा गया था, 27 में एकदम फिक्स है क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग जो है इस क्वेश्चन का जवाब देते चलिएगा। जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन है प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, या सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, या यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, या प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। देखिए लगातार ये 2014 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया, 21 में पूछा गया और 23 में पूछा गया। देख रहे हैं लगातार हर 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में जो होता है ना सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए 2015, 17, 22 और 24 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया, वही सब क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी जो है ना अच्छा नंबर से पास हो सके। आज हम बोल दिए है ना 25 से 30 नंबर इस वीडियो से आप लोग को नंबर मिलेगा बिहार बोर्ड में। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। देखिए क्या है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा साथियों, तो ये बताइए जल्दी से। जूल होगा, एम्पियर होगा, वाट होगा या ओम होगा। जल्दी से आप लोग बताइए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो याद रखना है साथियों प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी है। किनका किनका ऑप्शन डी सही है, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। आप लोग देख ही रहे हैं कितना बार क्वेश्चन पूछा गया ना, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन है वाट होता है, या वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, कि ओम होता है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। नहीं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 1 एम्पियर का मान किसके बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। 2015, 21 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। लगातार 2 से 3 साल के बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1 एम्पियर का मान कितना होता है। 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है, 1 जूल प्रति कूलम होता है, या 1 वोल्ट प्रति ओम होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए बताइए 5 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 1 एम्पियर का मान कितना होता है, 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है यूरेनियम है, सोडियम है, कार्बन है, या इनमें से सभी है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो याद रखिएगा यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर है। चलिए मिलाते चलिए और कमेंट भी करते चलिएगा, कितना क्वेश्चन आज आप लोग का सही होता है देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, कांच की सिल्ली का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, या प्रिज्म का। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए याद रखिएगा साथियों, यानी प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस और रेटिना। तो बताइए पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को जो है याद रखिएगा साथियों, यानी परितारिका यानी आइरिस नियंत्रित करता है। परितारिका यानी आइरिस नियंत्रित करता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? देख रहे हैं लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है कैलोरी होता है, जूल होता है, ताप होता है, या न्यूटन होता है। तो बताइए साथियों ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक याद रखिएगा क्या होता है? जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। अभी तक कोई भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? ऑप्शन है सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों है, यानी सदिश और अदिश दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए कि विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो याद रखिएगा विद्यार्थी जी, विद्युत विभव जो है अदिश राशि है, यानी क्या है? अदिश राशि, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का रंग, यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ना सबसे अधिक होता है? देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हर एक साल 2 साल पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, यानी किस वर्ण का या किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है आपके सामने, लाल है, बैगनी है, नीला है, या पीला है। तो जल्दी से बताइए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इसी में पूछेगा कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? किस रंग का विचलन? तो याद रखिएगा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा बैगनी का जो है ना विचलन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का विचलन जो होता है क्या होता है? सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? यानी 1 HP बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन है 746 वाट, 736 वाट, 767 वाट और 756 वाट। तो चलिए जल्दी से बताइए कि 1 HP बराबर कितना होता है। तो याद रखिएगा विद्यार्थी जी 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मात्रक, यानी किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? यानी देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऑप्शन क्या है? धारा का है, या समय का है, या विद्युत ऊर्जा का है, कि विद्युत शक्ति का है? जल्दी से बताइए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो देखिए किलोवाट घंटा जो है विद्युत शक्ति का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में तर्जनी क्या संकेत करती है? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में तर्जनी किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन है चालक की गति के दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, प्रेरित धारा की दिशा में, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों, यानी फ्लेमिंग के जो दक्षिण हस्त नियम है उसमें क्या है, यानी चुंबकीय तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या है। अगला है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है?
यानी किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो ऑप्शन है उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। यानी किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? चलिए जल्दी से बताइए। तो यानी देखिए अभिसारी लेंस जो है यानी उत्तल लेंस को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस को जो है ना अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है किस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइएगा अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है? अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है, या एंगस्ट्रम होता है। तो जल्दी से बताइए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी एक समान नेत्र के लिए कितना है? देखिए क्या करा, स्पष्ट देखने के लिए अधिकतम दूरी कह रहा है। कितना? अधिकतम दूरी, यानी समान नेत्र के लिए क्या है? तो न्यूनतम दूरी जो है, आप लोग यहीं पर कंफ्यूजन हो जाते हैं ना। तो न्यूनतम दूरी जो है याद रखिएगा कि 25 सेंटीमीटर है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। और अधिकतम दूरी कितना है? तो अधिकतम दूरी जो है अनंत है। क्या है? अनंत है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी एक समान नेत्र के लिए कितना है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। और न्यूनतम पूछता तब कितना होता? यानी 25 सेंटीमीटर होता। कितना होता? 25 सेंटीमीटर होता। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन ए है जनित्र कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या एमीटर कहते हैं, या मोटर कहते हैं। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो गया। चलिए देखिए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र होता है, या गैल्वेनोमीटर, या एमीटर, या मोटर। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। तो देखिए जो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली मशीन है उसे क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? 220 वोल्ट निर्दिष्ट धारा, जिसे हम क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। 12 वोल्ट दिष्ट धारा, या जो है ना 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट, 12 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट। तो चलिए जल्दी से बताइए कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना करंट होता है? तो याद रखिएगा 220 वोल्ट यानी एसी करंट होता है। 220 वोल्ट एसी करंट होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो है ना यानी 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर किलोमीटर में होगा तो क्या होगा? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। मीटर में है तब क्या है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। यानी 1 एमीटर के स्केल पर जो है ना 0 और 2 एम्पियर के बीच क्या होगा? 20 गो विभाग है। तो इसका अल्पतमांक क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, यानी 2 एम्पियर है
2 एम्पियर तक है और 20 विभाग है, तो यानी क्या होगा 0.1 एम्पियर होगा। कितना होगा 0.1 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या है, अगला है तापन अवयव यानी हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट जो है ना के रूप में किसका उपयोग होता है, यानी तापन अवयव यानी हीटिंग एलिमेंट में किसका उपयोग होता है, जैसे विद्युत हीटर और में जो है ना किसका उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन क्या है, नाइक्रोम है, टंगस्टन है, तांबा है या जस्ता है। तो तापन अवयव जितने भी हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट में जो होता है नाइक्रोम का होता है। किसका होता है, नाइक्रोम का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये जो पीडीएफ है ना आपके टेलीग्राम ग्रुप पर जो है ना तुरंत भेज दिया जाएगा, आप वहां से भी आंसर मिला सकते हैं। बस आप लोग कॉपी पर आंसर लिखते चलिए हमारे साथ, ए बी करके नंबर दे दीजिए और ए करके लिखते चलिए। फिर क्या है कि जो है ना अंतिम आंसर हम आप लोग को दे देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दे देंगे। आप लोग पूरा याद भी कर लीजिएगा, यहाँ से 25 से 30 नंबर को आंसर आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। यानी घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, लाल होता है, हरा होता है, काला होता है या पीला होता है। देख रहे हैं लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है संभावित है कि 2027 में क्वेश्चन पूछा जाए, ऐड हो जाएगा यहाँ 2027 भी ऐड हो सकता है ना। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा काला होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है। बायोगैस का मुख्य घटक ऑप्शन आपके सामने है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो याद रखिएगा बायोगैस का जो मुख्य घटक है क्या है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए लगातार क्वेश्चन जो है नहीं 5 से 7 साल तक पूछा गया, हर देख रहे हैं हर 2 साल के बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर 2 साल के बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है 2027 में क्वेश्चन पूछा जाए ना। तो बताइए आप लोग जल्दी से कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है CaCO3 होता है, MgHCO3 होता है, CaHCO3 होल ट्वाइस होता है या MgCO3 होता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए राइट आंसर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। यानी हमारा शरीर का पीएच मान जो है ना कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन है 6.0 से 6.8 तक, 7.0 से 7.8 तक, 2.1 से 3.8 तक, 5.1 से 5.8 तक। तो बताइए हमारा शरीर का पीएच कितने परास के पीएच मान कितने परास के बीच होता है। यानी 7.0 से 7.8 तक होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट आंसर होगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है लिटमस विलियन में जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किससे निकाला जाता है। यानी लिटमस विलियन में जो बैगनी रंग का जो रंजक होता है किस चीज से निकाला जाता है। ऑप्शन है लाइकेन से निकाला जाता है, या लाल पत्ता गोभी से निकाला जाता है, या हल्दी से निकाला जाता है, या पेटुनिया के फूल से निकाला जाता है ना। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। यानी लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का जो रंजक होता है किस चीज से निकाला जाता है। तो याद रखिएगा लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लाइकेन से। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला है किसी भी उदासीन विलियन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलियन का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा उदासीन विलियन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में
के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है, यानी प्रथम आवर्त में क्या है, एक तरफ यानी हाइड्रोजन है और दूसरा तरफ क्या है, हीलियम है, यानी प्रथम आवर्त में ना, तो क्या हो गया, दूगो हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है तांबा यानी Cu की परमाणु संख्या क्या है, यानी तांबा का परमाणु संख्या क्या है, ऑप्शन है बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए 26 है, ऑप्शन बी 29 है, ऑप्शन सी 25 है, या ऑप्शन डी 23 है। तो जल्दी से बताइए कि तांबा की परमाणु संख्या कितना है, बताइए जल्दी से कि तांबा की परमाणु संख्या कितना है। तो याद रखिएगा तांबा की परमाणु संख्या कितना है, 29 है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए क्या है, अगला है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या लॉक किया जाए, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा गया, 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2019, 2022 और 2024 में भी पूछा गया ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए यानी क्या है, H2SO4 होता है, H2SO3 होता है, H2S2O7 होता है, या H2S2O3 होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा साथियों, यानी H2SO4 होता है, यानी क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन अधातु है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। ऑप्शन ए है क्या, Fe, लोहा यानी कार्बन, एल्युमिनियम या सोना। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन अधातु है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या लॉक किया जाए, तो बताइए अधातु कौन सा है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए ना, यानी कार्बन है। क्या है, कार्बन जो है क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है। देखिए अगला है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं। तो जल्दी से बताइए कि लोहा को जो है जिंक से लेपित करेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या कहते हैं। ऑप्शन है सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, या उपधातु कहते हैं। तो याद रखिएगा सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है। ऑप्शन ए है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु आयतन का आवर्त फलन है, परमाणु घनत्व का आवर्त फलन है। तो यानी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्या है, एथेनॉल है, या एथेनॉल है, डबल हो गया ना एथेनॉल, तो उसके बाद एथेनॉन है, या एथेनोइक अम्ल है। जल्दी से बताइए कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब देते चलिए। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaO, या CaOCl2, CaOCO3, CaOH2। बताइए क्या होगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो CaCO3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 6 होता है, 7 होता है,
8 होता है या 9 होता है? तो जल्दी से बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा विद्यार्थी जी कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है ना। चलिए अगला प्रश्न का जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? यानी निम्नलिखित में कौन सी धातु पूछा जा रहा है कि द्रव अवस्था में रहती है। तो याद है आप लोग को बतलाए थे, यानी कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में रहती है? यानी पारा, यानी मरकरी। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है ना। जल्दी से आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक देते चलिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? यानी बताइए। ऑप्शन ए लोहा है, कॉपर है, निकेल है, या क्या है? एंटीमनी है। जल्दी से बताइए क्या होगा? बताइए इसमें से कौन सा उपधातु है? तो देखिए एंटीमनी जो है क्या? उपधातु है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किस चीज का? बताइए लोहा का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है, या टीन का है? तो याद रखिएगा साथियों स्टेनलेस जो स्टील है यानी किस चीज से बना होता है? तो लोहा और कार्बन का बना होता है। लोहा और कार्बन का बना होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है? स्टेनलेस स्टील यानी लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टीन का। तो इसमें कार्बन नहीं दिया गया है, क्या ऑप्शन ए हो जाएगा? यानी लोहा का बना होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है? प्रोपेनोन के अंतिम में देखिए क्या लगा हुआ है? ओन लगा हुआ है। तो यानी क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डोबे रेनर ने किया था, न्यूलैंड्स ने किया था, मेंडलीफ ने किया था, या मोसले ने किया था? तो जल्दी से बताइए आप लोग अष्टक का सिद्धांत कौन दिए थे? तो याद रखिएगा अष्टक का सिद्धांत जो है न्यूलैंड्स दिए थे। कौन दिए थे? न्यूलैंड्स दिए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? यानी मेंडलीफ जो आवर्त सारणी का वर्गीकरण किए थे उसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु आयतन के आधार पर, या परमाणु घनत्व के आधार पर? क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? यानी बायां से दायां जाएंगे तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटेगी या बढ़ेगी या अपरिवर्तित रहती है? जल्दी से बताइए क्या होगा? बायां से दायां जाएंगे तो तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है। क्या होती है? घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? यानी किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है बुझा हुआ चूना, और ऑप्शन डी है बिरंजक चूर्ण। तो बताइए कौन से रासायनिक यौगिक को हम गर्म करेंगे तो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा? तो याद रखिएगा साथियों यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी जिप्सम होगा। क्या होगा? जिप्सम को जो है ना गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल अगर मिलाते हैं तो उस घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो लाल हो जाता है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन ए देखिए क्या है? सोना है, लोहा है, हीरा है, या ग्रेफाइट है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है हीरा है। इसमें से क्या है? हीरा है, सबसे कठोर है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में जो होते हैं क्या होता है, मीथेन का सूत्र CH4 होता है ना, CH4। देखिए इसमें क्या गो बंधन दिख रहा है, 1 2 3 4 गो, यानी 4 गो हाइड्रोजन रहता है इसमें ना। तो कितने बंधन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी 4 गो बंधन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, एल्केन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्केन का सूत्र बताइए आप लोग क्या होगा, एल्केन का सूत्र। तो याद रखिएगा, देखिए एल्केन का सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। उसी में हो गया फिर क्या, एल्केन का सूत्र हो गया, फिर क्या हो गया, एल्काइन का सूत्र याद रखिएगा CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, एल्केन का पूछा जा रहा है। तो देखिए एल्केन का सूत्र क्या होगा, CnH2n+2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। यानी पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है, या फूल में होता है। तो बताइए जल्दी से, पौधा में वाष्पोत्सर्जन कौन से भाग से होता है। तो याद रखिएगा पत्ती से होता है। कहां से होता है, पत्ती से होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं ना, ऑप्शन ए 2 8 1 4। तो बताइए, देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है रक्त क्या है। तो आप लोग को बतलाए थे कि रक्त एक क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। देखिए रक्त क्या है, एक टिश्यू है, यानी उत्तक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए। तो पादप में जो जाइलम है उत्तरदायी किसके लिए है, जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, एमिनो अम्ल का वहन के लिए, या ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो बताइए पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है किस लिए है, तो जल का वहन के लिए है। किसके लिए है, जल का परिवहन के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, कि निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को यानी आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देख रहे हैं कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, बताइए। संयोजन क्रिया से बना रहता है, या प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है, या अपघटन से बना रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है किस चीज से रहता है, यानी प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो है निषेचित कहां से होता है, यानी अंडाणु निषेचित कहां से होता है। ऑप्शन है योनि से होता है, गर्भाशय में होता है, या फेल्लोपियन नलिका से होता है, या अंडाशय से होता है। तो देखिए अंडाणु जो है, अंडाणु निषेचित कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा बताए थे आप लोग को कहाँ से होता है, यानी देखिए ये मानव जनन तंत्र था ना, तो मानव जनन तंत्र अंडाणु निषेचित जो होता है कहाँ से होता है, फेल्लोपियन नलिका से होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी अंडाणु निषेचित कहाँ से होता है, फेल्लोपियन नलिका से होता है। चलिए देखिए 63 नंबर क्वेश्चन देखना था ना, कि 62 देखना था। चलिए 62 नंबर, कि मानव में डायलिसिस थैली क्या है। मानव में डायलिसिस थैली याद रखिएगा नेफ्रॉन है। क्या होता है, नेफ्रॉन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, यानी आयोडीन का होना आवश्यक है, यानी आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है,
ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। तो देखिए इसमें O की संख्या क्या गो है, यानी 3 गो है। क्या पूछ रहा है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या इसमें क्या गो है, 3 गो है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा ना। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है, यानी 23 जोड़ा होता है, जिसमें से 22 जोड़ा जो होता है, 22 जोड़ा क्या कहलाता है? ऑटोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोसोम कहलाता है। ऑटोसोम का मतलब समझ रहे हैं, यानी सेम चीज होता है, यानी 22 जोड़ा जो होता है ना सेम होता है, और 23वां जोड़ा क्या होता है? अलग होता है। इसलिए 23वां जोड़ा को जो है ना, 23वां जोड़ा को लिंग भी कहते हैं, लिंग यानी लिंग क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम भी कहते हैं। यानी मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? यानी 23 जोड़ा। क्या को संख्या? 46 गो। ऑटोसोम अगर पूछता है तब 22 जोड़ा, यानी 44 गो। लिंग क्रोमोसोम पूछता है तब कितना होता? 2 होता ना। चलिए अगला देखिए क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, या सभी है? तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए जो होता है, यानी इसमें से क्या होगा, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से जो है ना उच्च रक्तचाप होता है, या घेंघा होता है, या मधुमेह यानी डायबिटीज होता है, या बौनापन होता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन की हार्मोन की कमी से जो होता है मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मानव में ग्राही यानी रिसेप्टर का कार्य कौन करता है? तो मानव में जो ग्राही का कार्य कौन करता है? आंख करता है, कान करता है, नाक करता है, या सभी करता है? देखिए मानव में जो रिसेप्टर का जो कार्य करता है ना, आंख भी करता है, कान भी करता है, और नाक भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा साथियों, शुक्राणु का जो निर्माण होता है वृषण में होता है, यानी टेस्टिस में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। अगला प्रश्न है, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर जननांग जो है ना पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा जो है अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है? कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो याद रखिएगा घोंघा जो है मोलस्का का प्राणी, मोलस्का समुदाय का प्राणी है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का समुदाय का प्राणी है। देखिए अगला है, यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध किससे है? चलिए देखते हैं, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, या ध्वनि प्रदूषण से? देखिए यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल वर्णक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है? तो याद रखिएगा उस दिन हम पढ़ाए थे, बतलाए थे आप लोग को, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है। देखिए अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने, और अरस्तु ने? तो याद रखिएगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। अगला है, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश ग्रहण करता है? यानी तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश ग्रहण करता है? देखिए ऑप्शन क्या है, डेंड्राइट्स है, एक्सोन है, साइटोन है, या केंद्रक है? तो जल्दी से बताइए कि यानी कौन सा भाग जो है ना संदेश ग्रहण करता है? तो संदेश ग्रहण कौन करता है? डेंड्राइट्स करता है। कौन करता है? डेंड्राइट्स करता है।
अगला देखिए क्या है, निम्नांकित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी भूमि के अंदर वाला जल की बात किया गया है ना। भूमिगत जल का मतलब क्या है, जो जल भूमि के अंदर है। तो देखिए इसमें से कौन में जो है ना भूमिगत जल है, देखिए इसमें जो है ना भूसतही जल है। क्या है, भूसतही जल, यानी भूमि के ऊपर जल होता है। क्या होता है, भूमि के ऊपर जल है ना। तो भूसतही जल, कुआं में क्या होता है, यानी अंदर होता है, यानी अंदर में जल रहता है, तो यानी भूमिगत जल का उदाहरण क्या है, कुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य रूप से किसके आरक्षण से संबंधित है, यानी जो चिपको आंदोलन हुआ था किस लिए हुआ था। तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन जो हुआ था यानी वृक्ष को बचाने के लिए हुआ था, यानी पेड़ पौधा को बचाने के लिए हुआ था, यानी वृक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है, वृक्ष से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम लार में पाया जाता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम जो है ना लार में पाया जाता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। तो बताइए कौन सा एंजाइम जो है ना लार में पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कीजिएगा। आप लोग आंसर भी मिलाना चाहते होंगे ना, तो चलिए आंसर जो है ना आप लोग जल्दी से, एक क्वेश्चन बच गया ना। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए लेते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है किस चीज में, तो मैग्नीशियम जो है ना क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग जो है आंसर मिला लीजिए, आप लोग आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर मिला लीजिएगा। आज कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह धमाल मचाने के लिए अगले क्लास में।